चैप्टर ऑन फ्री फॉल। चैप्टर ऑन फ्री फॉल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग को समझ लेना होगा कि फ्री फॉल का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल मीनिंग a small object moving in a vertical straight line near the earth's surface. A small object moving in a vertical straight line near the अर्थ सरफेस, इसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल मीनिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नियर द अर्थ सरफेस। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल में देखिए वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। उन सारे अजम्पशन को आपको समझना होगा कि वो अजम्पशन क्या होता है। तो इस मोशन को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू just note down the various assumptions. So assumptions in free fall. Assumptions in free fall. देखिए फ्री फॉल का assumptions बताने के पहले एक पॉइंट और आपको जानना होगा कि जैसे मान लीजिए ये मेरा अर्थ है। अर्थ आप जानते हैं एक स्फीयर है जिसका सेंटर सी है, रेडियस कैपिटल आर है। अर्थ का रेडियस कैपिटल आर जो है वो 6400 किलोमीटर होता है, ये वेल नोन है डाटा। अर्थ कैन बी ट्रीटेड टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स। इमेजिन कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सम स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, a small object moving vertically downward near the earth surface. अच्छा, इस पर हम लोग अगर फोर्सेस लिस्ट आउट करें, अगर अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट को, तो सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। ऑन दिस ऑब्जेक्ट आर, अब इसको हम यहां लिस्ट आउट कर रहे हैं। जो फोर्सेस एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पर, जब वो नीचे गिर रहा है तो उसमें जो फोर्सेस लग रहा है उसको हम लिस्ट आउट करते हैं। पहला फोर्स है, फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ and is directed towards the center of earth, that is vertically downward. अच्छा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे, दिस विल बी डिनोटेड बाय Fg से, Fg से ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, दूसरा फोर्स जो उस पर एक्ट करेगा वो एयर की वजह से उसको फोर्स लगेगा। एक तो उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा एयर की वजह से, प्लस उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा एयर की वजह से। तो बॉइंट फोर्स, आप लोग स्कूल डेज में बॉइंट फोर्स पढ़े होइएगा। बॉइंट फोर्स क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में होता है तो फुली या पार्शियली इमर्स, तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है जिसको बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो उसको जो सेकेंड फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो भी एयर की वजह से होगा। अच्छा, इस बॉइंट फोर्स को वी डिनोट दिस बॉइंट फोर्स बाय Fb से। वी डिनोट दिस बॉइंट फोर्स बाय Fb से। अच्छा, इसको मिटा दे रहे हैं फर्स्ट कॉलम। इस बॉइंट फोर्स को हम लोग Fb से डिनोट करेंगे। देखिए, तो ये जो बॉइंट फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, थर्ड जो फोर्स लगेगा वो उस पर रेजिस्टिव फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पर एयर की वजह से।
resistive force on the object due to air in direction opposite to its motion. Direction opposite to its motion. ये रेजिस्टिव फोर्स हुआ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे Fr से। अच्छा, फोर्थ उस पर देखिए कुछ सूडो फोर्सेस लगेगा। आपको प्रिसाइज बता दें कि उस पर 3 सूडो फोर्स लगेगा। 3 सूडो फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम अर्थ। 3 सूडो फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। उसमें पहला वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है कॉरियोलिस फोर्स और तीसरा एक एडिशनल सूडो फोर्स है, एडिशनल। अच्छा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम लोग डिनोट करेंगे Fc से, जो कॉरियोलिस फोर्स है उसको डिनोट करेंगे F0 से, और जो एडिशनल सूडो फोर्स है उसको लिखेंगे Fa से। तो कुल मिला के देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के एयर में वर्टिकली मूव कर रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, और जो कि डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको Fg से डिनोट किए। डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ मतलब कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। दूसरा होगा बॉइंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एयर, जिसको Fb बोलेंगे, जिसको आप लोग शायद आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा। थर्ड है रेजिस्टिव फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एयर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, जिसको Fr से डिनोट करेंगे। और प्लस 3 एडिशनल सूडो फोर्सेस लगेगा, एक है सेंट्रीफ्यूगल, एक है कॉरियोलिस, एक है एडिशनल सूडो फोर्स। अच्छा देखिए, सूडो फोर्स अभी हम मेंशन कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, सूडो फोर्स कैसे आता है, अलग अलग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो वेरियस सूडो फोर्सेस एक्ट। अभी इन सूडो फोर्सेस का थ्योरी विल डिस्कस लेटर ऑन, खाली अभी हम स्टेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टेटिंग इट। कुल मिला के इतना फोर्स उस पर लग रहा है, देखिए। अच्छा, हम सेकेंड कॉलम मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए, हम यहां पर अर्थ का सरफेस को ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, देखिए ये अर्थ सरफेस है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि हम मान ले रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हमसे नीचे। इस पर जो फोर्सेस हम यहाँ मेंशन किए थे, उन सारे फोर्सेस को यहाँ पर हम डायग्राम में दिखा दे रहे हैं। इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है Fg, अर्थ लगा रहा है, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। अच्छा, उस पर बॉइंट फोर्स लग रहा है Fb, वो अप थ्रस्ट है, उसको ऊपर दिखाएंगे। अच्छा, इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, मान रहे हैं एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एयर इस पर रेजिस्टिव फोर्स Fr लगाएगा। अच्छा, और इस पर एडिशनल 3 सूडो फोर्सेस और लगेगा, Fc, F0, Fa। इस टोटल सूडो फोर्स भी लगेगा, इस पर कुछ सूडो फोर्सेस विल एक्ट। तो हम इसे मान के चलते हैं कि F0 प्लस Fa प्लस आपका जो Fc है, ये टोटल सूडो फोर्स हो गया, जिसको F डैश बोलेंगे से। तो ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन कुछ हम रैंडमली दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे है, देखिए शोन आर्बिट्ररीली। कुल मिला के देखिए इतना फोर्स लग रहा है उस पर। अच्छा देखिए, फ्री फॉल में हम लोग क्या करेंगे, तो एक इसको जैसे हम स्टेट कर रहे हैं, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा Fg वेक्टर सम प्लस Fb बॉइंट फोर्स प्लस Fr रेजिस्टिव फोर्स प्लस आपका जो सूडो फोर्सेस है जिसको हम F डैश बोले, ये नेट फोर्स हो गया। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ये नेट फोर्स जो है इज इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, अब हम थर्ड कॉलम मिटा दे रहे हैं।
तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जो होगा वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा। देखिए, तो अब ये सारा फोर्सेस को हम यहाँ इसमें लिख के एड अप करके उसको ma से इक्वेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे ma बराबर एक हो गया आपका Fg हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस Fb हो गया बॉइंट फोर्स प्लस Fr हो गया रेजिस्टेंस फोर्स प्लस सारा सूडो फोर्सेस जिसका वेक्टर सम F डैश है। देखिए, यही इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन है। अच्छा देखिए, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इन केस ऑफ फ्री फॉल we ignore all the forces acting on the object except the gravitational force. We ignore all the forces acting on the object excepting gravitational force, excepting gravitational force। हम लोग मानेंगे कि केवल ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जैसे बॉइंट फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, सूडो फोर्सेस है, इन सबको हम लोग इग्नोर कर देंगे। दैट इज Fb, Fr and F dash are all ignored। इसको केवल Fg लगेगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन बराबर Fg। Fg आपका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट है ड्यू टू अर्थ। अच्छा, अब जब हम फर्स्ट कॉलम को मिटा दे रहे हैं, ये देखिए ma बराबर Fg। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें a जो है सो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में। Acceleration of object with respect to earth वो a है, m उसका मास है, Fg उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब सवाल है Fg को कैसे लिखें। अच्छा, टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर Fg, एक्सप्रेशन फॉर Fg हमको लिखना है। देखिए, ये देखिए, ये अर्थ हो गया मेरा, ये C उसका सेंटर है, कैपिलर इसका रेडियस है, यहां मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे जा रहा है, उसका अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस y है और कैपिलर अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ इस पर अभी ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा Fg। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, Fg को हम लोग लिखते हैं मास टाइम्स G डैश। अच्छा, वेयर G डैश जो है सो इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट y above the earth surface। ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, acceleration due to gravity on the object at a height y above the earth's surface। acceleration due to gravity on the object at height y above the earth's surface। अच्छा, हम सेकेंड कॉलम को मिटा दे रहे हैं। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए इसको। अच्छा, देखिए, ये जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हाइट के साथ चेंज होता है। G डैश चेंजेस विथ हाइट y। G डैश जो है हाइट y के साथ चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, C सेंटर ऑफ अर्थ है, कैपिलर उसका रेडियस है, ये कोई पॉइंट P है जो अर्थ के सरफेस से y डिस्टेंस ऊपर है। यहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जी आर स्क्वायर बाई
आर प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। इसमें ये जो जी आ रहा है, ये वाला जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है। ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पर जी डैश को ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग यहां जी डैश का वैल्यू इसमें डाल देंगे। अच्छा देखिए, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट y अबव द अर्थ सरफेस है। अब इस g डैश को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो Fg लिखाएगा मास टाइम्स g डैश, दैट इज सेम एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी a बराबर g डैश। ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट हुआ। देखिए, तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट पर केवल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g डैश के बराबर होगा। दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन। सो आवर फर्स्ट कंक्लूजन is that if only Fg acts on the object, then its acceleration a वो होगा आपका g डैश के बराबर। then its acceleration a will be equal to g डैश। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट असम्पशन हम लोग का कंक्लूजन हुआ। अच्छा, अभी हम लोग अभी देखे थे g डैश हाइट के साथ वेरी करता है। as shown as stated, g डैश हो जाएगा g r स्क्वायर बाई r प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको r से भाग करेंगे 1 प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर। देखिए, तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। इस g डैश को हम यहां डाल देते हैं इस फॉर्मूला में। अच्छा, फर्स्ट कॉलम मिटा दे रहे हैं हम। तो इस g डैश को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ma बराबर mg बाई 1 प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं, सेकेंड एजम्पशन वी मेक द सेकेंड एजम्पशन, लेट y be much less than r। in that case y by r जो है 1 से बहुत छोटा होगा। in that case 1 plus y by r का होल स्क्वायर ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसको यहां अप्रोक्सीमेट करें इस फॉर्मूला में, mm कट गया, a बराबर होगा g बाई अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी a अप्रोक्सीमेटली g हो गया कांस्टेंट। देखिए, मतलब कि हम लोग मान के चलें कि ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस y बहुत छोटा है उसके रेडियस के तुलना में, उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा g के बराबर। दैट इज इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस is much less than r, then its acceleration can be taken to be almost constant, equal to g। इसको सेकेंड कॉलम मिटा दे रहे हैं। तो इट्स मच लेस देन r। इन दैट केस उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑलमोस्ट g होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, मतलब देखिए हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। व्हाट विल बी आवर फाइनल कंक्लूजन। पहला, खाली Fg लग रहा है, ओनली Fg एक्ट्स। फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट लिखिए उसको, टू बी मोर प्रिसाइज। ओनली Fg एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि अर्थ का उसका ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा g डैश होगा। और दूसरा एजम्पशन कंक्लूजन ये कि अगर y जो है r से बहुत छोटा है, इन दैट केस g डैश को अप्रोक्सीमेटली g लिख देंगे।
यानी कि a बराबर g बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि देखिए फाइनली हम लोग फाइनल स्टेटमेंट हम लोग ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली नियर द अर्थ सरफेस एंड इग्नोरिंग ऑल अदर फोर्सेस, इट्स एक्सेलरेशन इज g इक्वल टू कांस्टेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन, इसी को फ्री फॉल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ वर्टिकल लाइन, moving in a vertical line near the earth's surface is constant equal to g in vertically downward direction। देखिए यही हमारा जाके फाइनल कंक्लूजन हो गया। देखिए तो देखिए फ्री फॉल में आपको हम बेसिक समझा दिए फ्री फॉल में क्या क्या मेरा एजम्पशंस होगा। तो देखिए इसको एक बार हम फाइनल समराइज कर देते हैं आगे बढ़ने के पहले। तो फ्री फॉल पहले हम लोग माने कि मेरे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है नियर द अर्थ सरफेस। उसमें हम लोग देखे थे कि इन जनरल उस पर ऑब्जेक्ट अगर हवा में वर्टिकली मूव करता है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगता है ये हम लोग देखे। एक तो उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, जो अर्थ के सेंटर यानी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी नॉर्मल टू द ग्राउंड सरफेस होगा। अच्छा, दूसरा हम लोग देखे कि उसमें एयर जो है दो फोर्स लगाएगा, एक बॉइंट फोर्स लगाएगा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फॉलो करता है, स्कूल डेज में आप लोग पढ़े होइएगा, और दूसरा उसका रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा जो उसके मोशन के ऑपोजिट होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखें कुछ सूडो फोर्सेस एक्ट करेगा। इन जनरल 3 सूडो फोर्स एक्ट करेगा। उसमें एगो कोरियोलिस फोर्स है, एगो सूडो फोर्स है और एगो एडिशनल सूडो फोर्स है। उन तीनों के वेक्टर्स हमको हम f डैश मान लिए यहाँ पे मन से। तो फिर हम उस पर जो जो फोर्सेस लगेगा लिस्ट आउट कर दिए थे। तो नेट फोर्स उस पर लगेगा fg प्लस fb प्लस fr प्लस f डैश, इतना फोर्स टोटल लगेगा। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट एजम्पशन ये था कि हम लोग क्या करेंगे, उस पर खाली मानेंगे कि fg लग रहा है, बाकी सारे फोर्सेस को हम इग्नोर करेंगे उस पर। हम लोग का ये फर्स्ट एजम्पशन होगा कि ऑब्जेक्ट पर खाली एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू अर्थ, और डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और रिमेनिंग फोर्सेस जो एयर का बॉइंट फोर्स का इफेक्ट है, रेजिस्टिव फोर्स का इफेक्ट है, कोरियोलिस फोर्स है, बाकी जो सूडो फोर्सेस है उन सबको हम लोग इग्नोर कर देंगे। विल इग्नोर ऑल ऑफ देम। तो उसमें खाली एक ही फोर्स है fg, और fg को हम लोग देखें कि उसको मास टाइम्स g डैश के टर्म्स में लिख सकते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ से दैट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, a बराबर g डैश हो गया। तो इसमें हम देखें कि अगर खाली उसमें माने कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन a g डैश के बराबर होगा। अच्छा, g डैश इसमें क्या आपको बता दिए थे, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट y above the earth surface। It is the acceleration due to gravity at a height y above the earth surface। अच्छा, फिर हम बोले थे कि ग्रेविटेशन के थ्योरी से फॉलो करता है कि जो g डैश है वो ऐसे डिपेंड करता है y और r पर। इसमें ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, और 1 + y / r का होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किए कि एक और कंक्लूजन ये लगाए रिस्ट्रिक्शन कि अर्थ का जो ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है y, वो अर्थ के रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है, यानी y/r मेरा 1 से बहुत छोटा हो गया। तो 1 प्लस इसमें डिनोमिनेटर में जो y/r है उसको हम इग्नोर करेंगे 1 के तुलना में, तो a को अप्रोक्सीमेटली उसका g/1 + 0 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलमोस्ट g के बराबर होगा कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली यही हमको जाकर रिजल्ट मिला कि कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नियर द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स and its distance from the earth surface is much less than r, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा g के बराबर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट जो हम लोग इसमें अराइव किए कि ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन नियर टू द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा g के बराबर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही हम लोग का जाके फाइनल रिजल्ट इसमें हो जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल कंक्लूजन। इसको हम यहाँ फाइनल कंक्लूजन पे एक बार हम यहाँ पर लिस्ट आउट कर दे रहे हैं। तो हम लोग का देखिए फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को मिला, फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को मिला वो ये है कि फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, for a small object
moving in a vertical straight line near the earth surface, and y much less than r, under the influence of gravitational force alone, अर्थ की वजह से, the acceleration of object with respect to ground is g constant in vertically downward direction. इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए, यही फाइनल जाके हम लोग को कंक्लूजन मिला कि अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस करने का मतलब कि भाई जो है आर की तुलना में वो छोटा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन ड्यू टू अर्थ, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जी के बराबर है कांस्टेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन जो हम लोग को मिलेगा। अच्छा, अब देखिए जो लास्ट सेंटेंस जो हम बोला गया यहाँ पर कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, चूंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का चार वो फॉर्मूला होता है वो यहां वैलिड हो जाएगा। तो हम सेकंड कॉलम मिटा दे रहे हैं जरा। तो इसका इंप्लीकेशन होगा वो जो फोर फॉर्मूलाज है फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो यहां वैलिड हो जाएगा। फोर फॉर्मूलाज फॉर motion of object along a straight line at constant acceleration a becomes valid in this case, तो कौन सा फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट d बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, फोर्थ d बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये देखिए ये चारों फॉर्मूला फ्री फॉल के केस में वैलिड हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूला जो हम लोग पहले आप लोग पढ़े हुए हैं स्कूल डेज में पढ़े होइएगा, ये आपका फ्री फॉल के केस में चारों फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोग सिंबल समझते हैं, डी क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, यू उसका इनिशियल वेलोसिटी है, वी उसका वेलोसिटी एट टाइम टी है, ए उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यही सारा है। ये चार फॉर्मूला हो गया इसमें। ये चारों फॉर्मूला जो है सो हमारा फ्री फॉल के केस में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो v बराबर u प्लस ए टी, d बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad और d बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ये चारों फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। तो these four formulas will be valid in case of free fall, will be valid in case of free fall, फ्री फॉल के केस में वैलिड हो जाएगा चारों फॉर्मूला। तो यहां पर ये फोर फॉर्मूलाज को हम लोग यहां पर लिखेंगे, a बराबर g बराबर कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। अच्छा, अभी फोर फॉर्मूलाज को यहां जो हम लोग लगाएंगे फ्री फॉल के केस में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जान लेना है। पहला कि इन फ्री फॉल ये आपका फॉर्मूला a है, ये फॉर्मूला b है, ये फॉर्मूला c है, ये फॉर्मूला d है। इन केस ऑफ फ्री फॉल के केस में ए कांस्टेंट है g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बोल ही दिया हम अभी, फिर भी लिख दे रहे हैं। ए कांस्टेंट है g के बराबर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू कांस्टेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर फॉर्मूलाज वैलिड इन दिस केस, फोर फॉर्मूलाज आर वैलिड
इन दिस केस ये चार फॉर्मूला यहाँ वैलिड हो जाएगा, ए के बदले जी लिखाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना है इसमें, ये चार फॉर्मूला किसी टाइम इंटरवल में अप्लाई होगा। These four formulas are valid in a time interval। पहला। अच्छा, सेकेंड जो है उसमें डी क्या है, डी। यू क्या है, यू उसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल। velocity of the object at the start of time interval, at the start of time interval। हम फर्स्ट कॉलम मिटा दे रहे हैं। थर्ड जो फॉर्मूला बताना है, v क्या है उसमें, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल। ये जो v लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल। अच्छा, फोर्थ में d क्या है, d ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम इंटरवल में। Of object in this time interval। और फिफ्थ में जो a है वो क्या है, उसका एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो एरो बनाया है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ है। इस एक्सेलरेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा, एक और पॉइंट जो याद रखना है इसमें कि डी यू भी और ए सबको साइन के साथ लेना है। डी यू भी एंड ए टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। डी यू भी एंड ए टू बी टेकन विथ क्या, प्रॉपर साइन। अच्छा, साइन कैसे डिसाइड होगा, जैसे मान लीजिए मेरा ग्राउंड सरफेस है, देखिए दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये मेरा लाइन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब हम या तो अपवर्ड डायरेक्शन प्लस लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, या नहीं तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस ले लिए, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इन दोनों में से एनी वन ऑफ देम कैन बी टेकन, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर को प्लस लेना है नीचे को माइनस लेना है। अब नीचे को प्लस तो ऊपर को माइनस ले सकते हैं, बट बेसिक पॉइंट जो याद रखना है कि अगर एक को आप प्लस लिए तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना होगा। ये देखिए यहां जाके फ्री फॉल का पूरा बेसिक थ्योरी हम समझा दिए हम लोग को। बट देखिए मैंने हम फ्री फॉल में हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे इस बात को कि उसमें फ्री फॉल एजम्पशंस क्या क्या होगा। मतलब पहला एजम्पशन हम लोग का ये हुआ कि उस पर खाली हम मानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बाकी सारे फोर्सेस को हम लोग इग्नोर किए। और कौन सा फोर्स इग्नोर किया उसको मेंशन कर दिए, सूडो फोर्सेस हुआ, चाहे बॉइंट फोर्स हुआ, रेजिस्टिव फोर्स हुआ, इन सबको हम लोग रूल आउट कर दिए, मतलब कि इग्नोर कर दिए, सॉरी इग्नोर किए। और सेकंड हम लोग देखे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट का फंक्शन है वाई पर, लेकिन अगर वाई बहुत छोटा है आर से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के तुलना में बहुत छोटा है, तो वाई बाई आर पे इग्नोर कर सकते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन जी डैश जो होगा ऑलमोस्ट जी के बराबर होगा, कांस्टेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चूंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए जो चार फॉर्मूला होता है, जो फेमस फॉर्मूलाज है, वो यहां पर आपका वैलिड हो जाएगा। तो इसमें u क्या है, a क्या है, v क्या है, d क्या है, सब बता दिए आपको। सबको साइन के साथ लेना है भी बता दिए। ये चारों फॉर्मूला किसी टाइम इंटरवल में अप्लाई होगा। u उसका वेलोसिटी है एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल, v उसका वेलोसिटी है एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, d उसका डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम इंटरवल में, a उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और d, u, v और a को प्रॉपर साइन के साथ लेना है, ये भी आपको मेंशन किया गया। यहां जाके फ्री फॉल का पूरा बेसिक थ्योरी आप लोग को हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट हम बार बार रिपीट करेंगे इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि शुरू का assumptions क्या क्या था उसको ध्यान देना है। उन्हें खाली हम मानेंगे कि उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
एयर का कोई इफेक्ट नहीं, जो बॉइंट फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है इग्नोर किए, प्लस उस पर जो सूडो फोर्सेस है उसको इग्नोर किए, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसका इंप्लीकेशन निकला है कि उसका एक्सेलरेशन जी डैश के बराबर है। फिर हम लोग एक और कंडीशन इंपोज किए कि y जो है r की तुलना में बहुत छोटा है। इन दैट केस जी डैश आपका ऑलमोस्ट g के बराबर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया g के बराबर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये चार फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वैलिड हो जाएगा। और ये वैलिड हो जाएगा तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, ये चार फॉर्मूला टाइम इंटरवल में अप्लाई होता है। u वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम इंटरवल है, v उसका वेलोसिटी है एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल, d उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम इंटरवल में, a उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और d u v और a को प्रॉपर साइन के साथ लेना है। यहां जाके हम फ्री फॉल का पूरा बेसिक थ्योरी आप लोग को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो पहला लेक्चर यहीं क्लोज कीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फ्री फॉल का हर तरह का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। वी टेक अप ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल। तो उसमें हम लोग पहले बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेजुअली हम लोग और हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां जाके आपको आज यहीं पर इसको क्लोज कर दीजिए। वी कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये फ्री फॉल का पहला लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑन फ्री फॉल में हम लोग टोटली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। We will start from the basic numericals and gradually we go to other types of problems on free fall. अब इसको यहीं क्लोज कर दीजिए, that's all.